मलयालम फिल्म उद्योग में जस्टिस हेमा कोहली की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं से काम के बदले सेक्स फेवर करने की बात कही जाती थी। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या, महाराष्ट्र के बादलपुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण, अयोध्या में एक किशोरी के साथ रेप और इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो यौन अपराध है उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आधी आबादी कहलाई जाने वाली जो महिला है, क्या आज भी वो शोषित और उपेक्षित है? क्या आज भी उसे सेक्स टूल माना जाता है? और अगर उसे सेक्स टूल नहीं माना जाता है तो आज भी उसे समाज में बराबरी का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया है? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे मन में पैदा होते हैं कि आखिरकार उनकी इस स्थिति के लिए दोषी कौन है? क्या पॉलिटिशियन दोषी हैं, सरकार दोषी है, समाज के लोग दोषी हैं? ऐसे विभिन्न पहलू हैं जिन पर मैं आज वीडियो के इस अंक में बात करूंगा। सवाल यह भी है कि क्या महिलाओं की भागीदारी के बिना भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो ये जो विभिन्न पहलू हैं उस पर मैं बात करूंगा और सबसे पहले मैं उस घटना की चर्चा करूंगा जिसकी वजह से पूरी सियासत आजकल गर्म रहती है। कोलकाता में जो एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद हत्या कर दी गई, उसके चलते जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है और कहना चाहिए पूरे देश में जो है राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। और जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसका जो मेन फोकस है इस बात पे नहीं है कि जो महिला डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या में जितने आरोपी हैं या जो दोषी हैं, जो संलिप्त थे उस मामले में, किस तरीके से उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। सरकार का फोकस इस बात पर अधिक है कि इस मुद्दे को लेकर के कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या राजनीति कर रही है। और ये बात सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नहीं है, वहां की सरकार की नहीं है, जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी भी कमोवेश यही स्थिति बनी हुई है। कहने का आशय यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, महिलाओं के खिलाफ जो होने वाले अपराध हैं उनको लेकर के इससे उनकी संवेदनहीनता का पता चलता है कि वो कितने संवेदनहीन है। तो एक तो ये घटना जिसकी मैंने चर्चा की, दूसरी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा केरल का जो फिल्म उद्योग है वहां पर जिस तरीके की स्थितियां थी उसको लेकर के जस्टिस हेमा कोहली की रिपोर्ट की। ये वाकया है 2017 का, जिसमें एक वहां की फेमस अभिनेत्री ने ये शिकायत की कि उसके साथ जो है वहां का जो फेमस फिल्मकार था दिलीप, उसने दुष्कर्म किया। इस बात को लेकर वहां खूब हो हल्ला हुआ। जब हो हल्ला हुआ तो केरल सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया जो जस्टिस हेमा कोहली के नेतृत्व में बनाई गई और 2 साल बाद उसकी रिपोर्ट आई 2019 में, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन हाल ही में जो केरल उच्च न्यायालय है उसने सरकार को आदेश दिया कि जो जस्टिस हेमा कोहली की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। और जो हेमा कोहली की रिपोर्ट है वो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो मलयालम फिल्म उद्योग है उसमें अगर कोई महिला काम करना चाहती है और वहां पर काम मांगने के लिए जाती है तो जो वहां के दिग्गज फिल्मकार हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, अभिनेता हैं, सबसे पहले काम के बदले सेक्स फेवर की मांग करते हैं। और अगर उसके लिए महिला तैयार नहीं होती है अपना मानसिक और शारीरिक शोषण कराने के लिए तो उसे वहां पर काम नहीं मिलता है। और अगर किसी ने उसके खिलाफ मुंह खोला तो उसे फिल्म उद्योग में काम मिलना बंद हो जाता है। और ये भी देखने में आया इस रिपोर्ट के बाद भी कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने इस बात को शेयर किया, बताया कि जब वो जस्टिस हेमा कोहली कमेटी के समक्ष उपस्थित हुई और खुलकर बातें की तो उन्हें काम मिलना वहां बंद हो गया। एक
तो एक तो 35 साल की एक्ट्रेस है जिसने बताया कि जब उसने जो है कमेटी के समक्ष खुलकर बात की, वहां प्रस्तुत हुई, तो उसके बाद उसे काम मिलना ही फिल्म उद्योग में बंद हो गया और उसे वो काम छोड़ना पड़ा। अब वो कोई और काम कर रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो है किस तरीके का वहां भेदभाव किया जाता है कि महिलाओं के लिए ना तो वहां कोई सुरक्षा है, ना कोई ऐसी संस्था है जहां पर जाकर के महिलाएं शिकायत कर पाएं। और जो उनके रहने की स्थितियां हैं, जो शौचालय हैं, सुरक्षा है, और जो काम के दौरान जिस तरीके की अश्लील बातों का जो है वहां आदान प्रदान होता है, जिस तरीके से उन पर व्यंग्य किए जाते हैं, वो बहुत ही जो है चौंकाने वाला है और बहुत ही आघात पहुंचाने वाला है महिलाओं। मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि जो हिंदी फिल्म उद्योग है, वहाँ भी जो अभिनेत्रियाँ हैं वो कास्टिंग काउच की शिकायतें करती रही हैं। कहने का मतलब यह है कि वो भी हिंदी फिल्म उद्योग में भी जो है यौन शोषण की शिकायत करती रही कि उनसे भी काम के बदले जो है सेक्स फेवर की मांग की जाती रही। और जब मी टू का अभियान चला उस दौरान तो कई अभिनेत्रियों ने खुलकर बात की। उन्होंने बताया किस तरीके से उनके साथ यौन अपराध हुआ, किस तरीके से उनका शोषण हुआ, तो इसकी उन्होंने चर्चा की। मैं यहाँ पर एक घटना की चर्चा करना चाहूँगा जो हाल में ही अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में जो लखपति दीदियों का एक सम्मेलन हुआ, वहाँ गए और उन्होंने 250 करोड़ रुपए के एक कोष की घोषणा की। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने 500 करोड़ रुपए के जो है ऋण भी वितरित किए। मैं इसकी चर्चा यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास भी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज इन प्रयासों से महिला सशक्त हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी? सवाल यही है। यहाँ पर एक और चर्चा करना जो है युक्ति संगत होगा कि अभी एक नज इंस्टीट्यूट है। नज इंस्टीट्यूट ने अभी हाल में ही अपनी एक रिपोर्ट जारी की, सर्वे रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने उस सर्वे रिपोर्ट का नाम है श्रम बल भागीदारी रिपोर्ट। उसमें उसने कहा कि भारत 2047 तक जो है विकसित देश बनना चाहता है और जो भारत है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब बन जाएगा तभी वो विकसित देश बनेगा। और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं की श्रम की भागीदारी जो अभी 37% है उसे बढ़ा करके 2047 तक 70% करना होगा। कहने का मतलब यह है कि महिलाओं की श्रम की भागीदारी के बगैर जो भारत है वो विकसित देश नहीं बन सकता है। इस बात को सरकार भी समझ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि उसके लिए जो है सरकार को लोगों को, समाज के विभिन्न वर्गों को किस तरीके से प्रयास करना होगा, इस बात पर चिंतन, मंथन और मनन करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है जो समझना चाहिए कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कार्यालय में काम करना, पुरुषों के साथ, पुरुषों के बीच में काम करना बहुत सहज नहीं है। उनके समक्ष अनेक चुनौतियां होती हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। 2020 में जब कोविड आया तो लगभग 50% महिलाओं को अपने नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, उन्हें जो है घर पर बैठना पड़ा। ये जो सबसे बड़ी उनके समक्ष चुनौती थी। इसके अलावा आज भी कई ऐसी इंडस्ट्री है, जैसे कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री की बात की, कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जहां आज भी महिलाओं के लिए काम करना आसान नहीं है। उनके साथ छेड़छाड़ होना और उनका शोषण होना, मानसिक शारीरिक शोषण होना, इस तरीके की वहाँ घटनाएं घटती हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए परिवार और काम के बीच में जो संतुलन बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक हिंसा जो होती है उसकी भी अक्सर खबरें आती रहती हैं, जिसको लेकर वो मानसिक तनाव से गुजरती हैं और उसका असर काम पर भी पड़ता है। तो लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद ये आज की जो नारी है वो कतई अबला नहीं है। उसने अपने काम के दम पर ये साबित कर दिया है कि वो हर क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसने अपने काम का जो लोहा है हर क्षेत्र में मनवाया है।
इसलिए ये कहना कि वो अबला है, बस आवश्यकता इस बात की है कि महिला किस तरीके से उसकी स्वीकार्यता समाज में हो, उसके लिए जरूरी है कि जो पुरुष की मानसिकता है उसकी मानसिकता, उसकी सोच में बदलाव लाना होगा। और बदलाव तभी हो सकता है जब महिला ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में जो है प्रभावी तरीके से स्थान पाएगी, और उसके लिए उसे खुद भी पहल करना होगा। और जिस दिन महिला ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में जो है प्रमुख स्थानों पर काबिज हो जाएगी, उसी दिन महिला सशक्त हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।